बात करते हैं डिक्लिनेशन एंगल की। डिक्लिनेशन क्या होता है? चलो ठीक, थोड़ा सा गंदा हो रहा है। डिक्लिनेशन क्या होता है? देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि हमने यहाँ पढ़ा था कि ये जो अर्थ है इसके अंदर ये तो है जियोग्राफिक नॉर्थ और ये है जियोग्राफिक साउथ। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। ये है मैग्नेटिक नॉर्थ और ये है मैग्नेटिक साउथ। ये क्या है? मैग्नेटिक साउथ। तो इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये एंगल कितना बनेगा हमें पता है, 11.3 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अच्छा, होता क्या है कि किसी भी पॉइंट पर हम जब किसी भी पॉइंट पर हम ये निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें कि कंपास रखा और हमने पता करने की कोशिश की कि किधर नॉर्थ पोल, तो कंपास किधर रहेगा? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ रहेगा, यूं रहेगा। तो ये जो लाइन है जहां कंपास शो कर रहा है इसमें और जो एग्जैक्ट आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है इसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। समझ में आया? दोबारा एक बार लिख लेते हैं। एंगल बिटवीन जियोग्राफिक नॉर्थ लिखते हैं, नॉर्थ पोल तो आगे जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ जो लाइन जा रही है वो, एंड मैग्नेटिक नॉर्थ जिसको आपको कौन बता रहा है? शोन बाय मैग्नेटिक नीडल या कंपास नीडल, जो कंपास नीडल के द्वारा शो हो रहा है, इन दोनों के बीच के एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डी। कहानी समझ में आई? एक बार और देख लेते हैं। ये आपका हो गया ज्योग्राफिक नॉर्थ। इस पॉइंट पर मुझे ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आपका मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन। ये आपका हो गया ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल। इस पॉइंट पर मुझे देखना है कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना है। तो यहां पर तो बताया कि कंपास नीडल एक्चुअल है, यहां ज्योग्राफिक नॉर्थ, दोनों के बीच का एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए, इससे सिंपल कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ठीक है, यानी ये ट्रू नॉर्थ को कब बताएगा कब नहीं बताएगा, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पे डिपेंड करता है। जैसे अपना दिल्ली का जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है वो कितना है? वो है बच्चों 0 डिग्री और 41 मिनट। और जैसे मुंबई है अपना, मुंबई जो है इसका है 0 डिग्री और 58 मिनट। यानी इनके अंदर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बहुत ही कम है। इसका मतलब ये जब यहाँ पर आता है तो ये ऐसी जगह पर है ना, इस इक्वेटर के पास में है। इक्वेटर के जो पास में होगी उनका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कम हो। जैसे जैसे आगे जाएगी, मान लो कोई यहाँ पर आ गई थी तो इसका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन तो बहुत ज्यादा होगा। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कम होने का मतलब है कि वो अप्रोक्सीमेटली वहां पर कंपास जो नीडल है वो क्या शो कर रही है? ट्रू नॉर्थ को ही बता रही है। तो इसका मतलब अपने दिल्ली और मुंबई में अगर हम कंपास नीडल रखेंगे तो एकदम सही नॉर्थ को ही बताएगी लगभग अप्रोक्सीमेट, क्योंकि 0 डिग्री है तो कुछ खास डिग्री है नहीं, कुछ मिनट्स में वैल्यू है, लेकिन 1 डिग्री से कम है। तो इसका मतलब है कि वेरी लेस डिक्लिनेशन एंगल है
और इसका मतलब वो आपको एकदम ट्रू नॉर्थ की तरफ बताएगी, वरना हो सकता है वो झूठा नॉर्थ बता रहे। अब यहाँ पर है वो ऐसे बताएगी कि नॉर्थ इधर है, नॉर्थ इधर थोड़ी है, नॉर्थ तो जियोग्राफिक तो इधर है, मैग्नेटिक भी इधर है ना, बहुत कम गैप है 11.3 का, लेकिन यहाँ पर ऐसे बता रही है कि नॉर्थ इधर है, तो कंपास भी कंफ्यूज कर देता है। तो हमें यहाँ पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को भी कंसीडर करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा उसको इस हिसाब से कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कम होने के माइनस होने के बाद बताए, है ना, इसको वो एडजस्ट कर देगा उस कंपास में। तो ऐसी जगह पर कंपास को यूज करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, बहुत बढ़िया है ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और इस साल तो पक्का आएंगे, 100% आएंगे, क्योंकि दूसरा कुछ न्यूमेरिकल वाला सारा हटा दिया इन्होंने। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन में क्या इसको बोलते हैं डीप एंगल, डीप एंगल। एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी कंपास नीडल्स होती है जगह जगह पर इसको जब यूज करते हैं तो ये फ्रीली सस्पेंडेड होती है, जैसे मतलब यहाँ पर ये ऐसे घूम रही है जो आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताएगी इस हॉरिजॉन्टल में, तो हो सकता है कि आपको एक जगह ऐसे भी मिले, है ना, इसको हम फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे तो ये ऐसे भी मिलेगी, है ना, यानी एंगल बना लेगी इस हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, पहले हम समझते हैं कि इंक्लिनेशन है क्या, उसके बाद आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले एक्सप्लेन किया था कि बॉल को हम ऐसे कंसीडर कर रहे हैं अर्थ, तो इसके अंदर दो तरह की टेंजेंट्स है। एक तो जैसे नॉर्थ पोल जो है, ये जैसे मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है, एक मैं लेवल ले लेता हूं, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ अर्थ, समझ में आया। दूसरा इसकी फील्ड लाइंस का लेवल है। फील्ड लाइन कैसे डाली, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने जो यहाँ पर सी लिखा है, यहाँ इस जगह पर नॉर्थ पोल है जहां मैंने अंगुली रखी, तो जो फील्ड लाइंस होगी वो उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, वो यहां से निकलेगी इधर जाएगी, समझ में आ रहा है ना, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, तो यहाँ पर बी की डायरेक्शन भी ऐसी है। हॉरिजॉन्टल लेवल का डायरेक्शन क्या है, ये, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये, समझ में आया। तो जो नीडल है वो डिप कर जाएगी, इतना डिप कर जाएगी, झुक जाएगी यहाँ पर। यही एंगल, द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ अर्थ and magnetic field direction of earth is deep angle, यही डीप एंगल है, हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये आपका हो गया इस पॉइंट पर, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैं इसको BE से बता दूं और ये हॉरिजॉन्टल लेवल को HE से बता दूं, तो दोनों के बीच का एंगल I होगा, दैट इज इंक्लिनेशन। समझ में आई कहानी। यहाँ पर इस जगह पर इस पॉइंट पे मुझे एंगल ऑफ डिप निकालना है, डिप एंगल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लेवल निकाल लिया, टेंजेंट ड्रॉ कर ली, फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी, वो ऐसी हो जाएगी, तो ये जितने एंगल से डिप होगी दैट विल बी कॉल्ड डिप एंगल। सिंपल एंड सोबर। समझ में आई कहानी, सिंपल है। अब देखो, ठीक है, अब देखो यहां पर इस बी के दो कंपोनेंट होंगे, ये मान लो सेंटर ले लेता हूं, ये जो टेंजेंट है इसके साथ ये एंगल I की जगह में थीटा लिख देता हूं, ये है तो इंक्लिनेशन है, इसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूं क्योंकि अपनी आदत है। तो इसको जब हम
यहाँ पर एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका, इसको मैंने ले लिया आपका वर्टिकल कंपोनेंट को मैंने लिख दिया जेड ई। व्हाट इज जेड ई? जेड ई रिप्रेजेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी ई। बी मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ये वर्टिकल आ गया 90 डिग्री पर और ये आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बच्चों जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसको कैसे निकालेंगे? कितना होगा ये? बी ई कॉस थीटा। जानते हो ये हॉरिजॉन्टल है, थीटा एंगल बना रहा है, बेस के साथ क्या बनेगा? बी ई कॉस थीटा। और ये जो जेड ई है, कहने का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट है, ये कितना होगा? बी ई साइन थीटा, है ना? बहुत 2 साल से पढ़ रहे हैं ये चीज। तो एक तो ये फॉर्मूला काम आता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे देते हैं अर्थ का, और क्या दे देते हैं? टोटल एंगल दे देते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेते हैं, कई बार ये दोनों दे देते हैं, ये पूछ लेते हैं। और ये सवाल भी काम में आता है कई बार न्यूमेरिकल्स। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जब हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इसको इसमें डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? बी से बी कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू जेड ई अपॉन एच एंड दिस एंगल विल कॉल्ड टेन थीटा, है ना? तो टेन थीटा इज इक्वल टू जेड ई अपॉन एच। ये भी फॉर्मूला काफी काम आता है जब हम न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं। सो बच्चों ये है कहानी डिक्लिनेशन एंड इंक्लिनेशन, ठीक है? अब हम पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं एक और चीज पर, 2-3 कंसेप्ट है वो हम और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज का लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है कि व्हाट हैपेंस व्हेन a compass needle brings to पोल के पास आएगी तो क्या होगा? तो पोल के पास आप लोग जानते हो, मान लीजिए कि ये आपके अर्थ है और ये आपका हो गया नॉर्थ साउथ पोल। अब मैं केवल मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की बात कर रहा हूं। तो इसके अंदर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसी, आपको हमने बताया भी था कि ऐसी है ना, इस तरह की फील्ड लाइंस यहां पर है और ये कहां से आ रही है? ये इस नॉर्थ में जा रही है, ठीक है, और साउथ से निकल रही है। अगर कंपास नीडल क्या करती है, इसकी डायरेक्शन होती है जिधर नॉर्थ की तरफ फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है उस समय, जैसे मान लो यहाँ पर जो नेट आपका बी है वो ऐसा है और यहाँ पर आकर ऐसा है अंदर की तरफ, है ना? तो अगर ऐसा है तो कंपास नीडल का क्या होता है कि वो ट्रू नॉर्थ को फेल्स टू टेल ट्रू नॉर्थ एट पोल्स, फेल हो जाती है कि वो उस ट्रू नॉर्थ के डायरेक्शन को बता सके। एकदम पास में क्या है, एक तो डेंसिटी ज्यादा होती है तो हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है, दूसरी चीज उसकी हर जगह डायरेक्शन बदलती है तेजी से, है ना? डायरेक्शन वो उस डायरेक्शन को पकड़ती है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो, न कि नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अक्सर जब ये सेलर्स जो होते हैं ये सी में जब ट्रेवलिंग करते हैं तो इनको बड़ा कंफ्यूज होता है पोल्स के आसपास, जहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल्स है वहां पर वो ट्रू नॉर्थ को बता नहीं पाती, क्योंकि वो क्या करती है, इस डायरेक्शन को लेती है जो वहां पर बी है ना? इस पॉइंट पे मान लो आप बात कर रहे हो तो वो ऐसे करेगी, यानी वो नॉर्थ की तरफ होगी, लेकिन यहाँ पर उसकी डायरेक्शन ये होगी, तो इस डायरेक्शन में तो नॉर्थ नहीं है। नॉर्थ कहाँ है? यहाँ पर। नॉर्थ पोल कहाँ है? यहाँ इस जगह। तो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को बताने में फेल हो जाती है और बहुत ज्यादा ऐसे बार बार उसकी चेंज होती है ना, फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग, यानी वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है
कि हम नॉर्थ पोल जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, जबकि कंपास का काम है कंपास रीडर का कि वो उस साइड में रहेगी जिस साइड में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। दूसरा क्या है कि जो सन है, क्या सन अफेक्ट करता है अर्थ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये एक सवाल है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो बच्चों, अर्थ में मैग्नेटिज्म होने का कारण क्या है, पहले हमें यहां पर सोचना। तो अर्थ जो मैग्नेटिज्म है, ये पॉइंट्स लिख लो आप लोग, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू मोशन ऑफ ions of iron, nickel in melted form। यानी ये जो अर्थ का कोर है, यहां पर लिख देना चाहिए अपने को, फॉर्म इन अपर कोर ऑफ अर्थ। इसका कारण क्या है? मैग्नेटिज्म का कारण केवल और केवल मूविंग चार्जेज हो सकते हैं। तो अर्थ में जो ऊपर की तरफ जो इसके निकल और आयरन के जो आयंस है वो मोशन करते हैं, क्योंकि ये जो मेटल्स होती है ये मेल्टिंग फॉर्म में होती है, मेल्ट हो जाती है ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो ये जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि वो चार्जेस मूव करते हैं, इनके आयंस मूव करते हैं, और उसकी वजह से अर्थ में मैग्नेटिज्म आता है। हालांकि ये अभी भी रिसर्च का विषय है कि ये होता है कि नहीं होता है, लेकिन अभी जो कंक्लूजन जो लास्ट में निकला, अपडेटेड कंक्लूजन है, वो यही है कि इनकी वजह से ही ऐसा पॉसिबल है। दूसरी क्या खास बात होती है कि जो सन से रेडिएटिंग चार्जेस affects अर्थ मैग्नेटिज्म। सन से क्या है कि जब रेडिएशन होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, बहुत सारे ये आयंस निकलते हैं, और वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, है ना, चार्जेस होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि जब अर्थ के मैग्नेटिज्म में तो वो बहुत जब एंटर करते हैं तो बहुत ज्यादा वो तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो इसका जो मैग्नेटिक बैलेंस है इसको गड़बड़ा देते हैं, है ना। चार्ज पार्टिकल आएंगे तो जहां चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे वहां मैग्नेटिज्म पैदा होगा। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में जब वो आते हैं तो एक्स्ट्रा मैग्नेटिज्म या अनबैलेंस्ड मैग्नेटिज्म वहां पर आ जाता है, उसकी वजह से ये इसको प्रभावित करता है। इसके अलावा क्या है, इसको अगर हम यूज करें कि जो स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन है किसी भी प्लैनेट है, is directly proportional to magnetic field B। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि जैसे अर्थ है, अर्थ रोटेट करती है तो मेल्टिंग फॉर्म में अंदर जो है जो आयंस है वो भी रोटेट करते हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिज्म पैदा हो गया। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ रोटेशन अगर ज्यादा होगी तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? बिल्कुल ठीक है, यस इट इज ट्रू। क्यों ट्रू है? इसके दो बेहतरीन एग्जांपल है। पहला है मून पर नो मेल्टिंग आयंस, उसमें मेल्टिंग आयंस नहीं है, तो क्या हुआ कि नो मैग्नेटिक फील्ड, उसका अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, क्योंकि वहां पर मेल्टिंग आयंस ही नहीं। सेकेंड एग्जांपल
जुपिटर। जुपिटर जो है उसकी हाईएस्ट रोटेशन स्पीड है। समझ में आ रहा है आपको कहानी? उसकी हाईएस्ट रोटेशन स्पीड है, वो बहुत ज्यादा तेजी से घूमता है। सो इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी रखता है। तो ये बहुत ही सुंदर एग्जांपल है इस चीज को प्रूव करने की। समझ में आ गई कहानी? अच्छा, और देखो ऊपर वाला साफ कर देता हूँ। लिख तो रहे हैं बच्चे साथ के साथ, लिख रहे हैं बच्चे, है ना। जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं वो एग्जाम में भी सोचेंगे पहले क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, याद करते रहेंगे, है ना। और फिर जब एकदम से याद नहीं आएगा कि अच्छा नहीं पढ़ाया, हमें तो पूरा याद था, अच्छा नहीं पढ़ाया। अरे भाई ऐसे ही चलते, ऐसे ही चलते, हम भी ऐसे ही। चौथा जो पॉइंट होगा इसमें जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है चौथा जो पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट, वो ये है कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज, यानी जो BE है वो क्या होता है, वेरी होता है, बदलता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम बदलता रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि वहीं पर जितना मैग्नेटिक फील्ड है एक जगह पर आज जितना है कल भी उतना ही हो, यानी हालांकि इसको बहुत कई साल लगते हैं। एंड इट टेक्स मिलियन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, यानी आज जो है वो कल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका कारण क्या है, जैसे ज्वालामुखी वगैरह फूटता है तो क्या होता है कि वहां से आयरन और निकल के जो आयंस होते हैं वो निकल जाते हैं, कई बार बाहर आ जाते हैं। बाहर आने से क्या है, वहां का जो डेंसिटी वो चेंज हो जाती है। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो भी बदल जाती है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग था, हो सकता है पहले जितना स्ट्रॉन्ग था उतना ना रहे। तो पॉइंट के ऊपर किसी भी अर्थ के अंदर कोई भी पॉइंट है, कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही। सेकेंड लास्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है, फिफ्थ इम्पोर्टेंट चीज जो है जो डिस्कस करने लायक है वो ये है कि द पोजीशन ऑफ नॉर्थ पोल इज चेंजिंग। वाह, नॉर्थ पोल की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है बच्चों। 1500 से लेकर ना, हाँ 1580 से लेकर 1820 के बीच में राम जाने क्या हुआ कि नॉर्थ पोल का जो पोजीशन थी, जो डीप एंगल था, डीप एंगल ही बताता है ना नॉर्थ पोल की पोजीशन, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की पोजीशन। तो जो डीप एंगल था कहाँ का, लंदन का, इज चेंज, जितना था उससे चेंज हो गया। कितना हो गया, कितने से चेंज हो गया, 3.5 डिग्री। इस ये 1580 से 1820 कितने साल हो गए, 1600, 240 सालों में ही जो डीप एंगल है वो लंदन का इतना चेंज हो गया। डीप एंगल मतलब ये जैसे पोजीशन है तो इसमें ये एंगल, जो एंगल था वो चेंज हो गया। इसका मतलब नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक पोल है उसकी डायरेक्ट, उसकी जगह है वो बदल रही है टाइम टू टाइम। इसका मतलब ये होगा कि अपने पास अभी भी रिसर्च करने के लिए बहुत कुछ है। आप साइंटिस्ट बनोगे तब तक बहुत बड़े चैलेंजेस और भी आने वाले हैं। सारे इन्वेंशन नहीं हो जाएंगे, चिंता मत करो तुम लोग, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कंटिन्यू स्टडीज, बाय।